जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं देयर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसको आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वायुमंडल का संगठन। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि वायुमंडल की संरचना क्या है, कितनी परतों में बांटा है वैज्ञानिकों ने, सारी की सारी चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंटों ने इसका जो पार्ट 1 था वो नहीं देखा है तो बढ़िया तरीके से देख लोगे। और जो कल मैंने यहाँ पर चित्र बनाया था, यहाँ पर चित्र बनाकर आपको समझाया था, उस चित्र को आपको जब एग्जाम आपकी लगे और उसमें ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैंने जो मॉडल पेपर तैयार किया था मैंने ऑलरेडी 10 या 15 दिन पहले है ना जो डाल दिया था वो चैनल पर, तो उसमें भी इस क्वेश्चनों को दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उस चित्र को आपको है ना जो एग्जाम में उतार कर आना है जब भी आप इसका संगठन लिखोगे। तो आज की वीडियो में बड़े तरीके से बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो को बीच में स्किप करके जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल जो है पृथ्वी से बाहर है, सबको पता है। वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना आप पढ़ते हो तो आप वहां पर पाते हो कि हमें पृथ्वी की जो अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन से खनिज हैं, क्या अंदर तरल भाग है, क्या क्या है अंदर, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हम अंदर जा नहीं पाए ज्यादा अंदर तक। यदि इस पर ड्रिलिंग भी करें ना अपन, जैसे यहां से अपन ये जो पृथ्वी है यहां से अपन ड्रिलिंग भी करें तो ज्यादा गहराई तक हम ड्रिलिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे औजार ही नहीं चले। कुछ ज्वालामुखी निकलते हैं पृथ्वी पर और भूकंप तरंगे आते हैं, उनके द्वारा वैज्ञानिकों ने अनुमान के आधार पर बताया कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना क्या है। लेकिन वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों ओर गिरा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका बढ़िया तरीके से अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप जो दूरबीन होता है ना उसके माध्यम से बढ़िया तरीके से इसका अध्ययन किया है, रॉकेट भेजकर बढ़िया तरीके से अध्ययन किया है। यहां पर वैज्ञानिक खुद जाकर इसका बढ़िया तरीके से अध्ययन किया है और लास्ट निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि इसमें 5 परतें पाई जाती हैं। वैज्ञानिक जो है वो जो पृथ्वी धरा पर मैं जो खड़ा हूं ना वहां से लेकर 2500 किलोमीटर तक ऊपर, यानी समुद्री तल से ऊंचाई मापी जाती है, तो समुद्री तल से लेकर 2500 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है वो वैज्ञानिकों ने खोजा है। कल मैं 10,000 लिखा था तो वो अनुमानित था कि यहां तक 10,000 तक वायु इसका है ना जो फैलाव हो सकता है, लेकिन खोजा कहां तक है, यानी 2500 किलोमीटर तक वैज्ञानिकों ने इसको बढ़िया तरीके से खोज लिया है। अब ये 5 परतें बताई हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने कितनी परतें बताई हैं इसकी? 5 परतें, यानी पूरी वायुमंडल की जो संरचना है उसको टोटल 5 परतों में बांटा है। 1 2 3 4 5। अब ये 5 परतें वैज्ञानिकों ने बांटी है तो ऐसे ही नहीं बांट दी, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रत्येक जो परत है उसकी विशेषता अलग है। इसकी विशेषता से बिल्कुल अलग है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 5 परत हैं इसकी प्रत्येक परत का तापमान अलग है, इनकी गैसों का घनत्व अलग है। जिस प्रकार परिवार में 5 लोग होते हैं, मान लीजिए एक पिता के 5 बेटे हैं, तो सारों की विशेषता अलग अलग होगी, रंग रूप में भी अलग होंगे, कदकाठी में भी अलग होंगे, उनका व्यवहार भी अलग होगा। उसी प्रकार वायुमंडल की 5 परतों का विशेषता सबकी अलग अलग है, इसीलिए इसको 5 परतों में बांट दिया। यदि इन 5 की विशेषता एक ही होती तो हमें ये 5 की 5 परतें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपको एक मजे की बात और बताता हूं, जो वैज्ञानिक जाते हैं यहां पर, आपने कुछ दिनों पहले है ना जो सुनीता विलियम का नाम सुना होगा,
सुनीता विलियम, जो अंतरिक्ष में गई है। आपने इतना सुना होगा कि वो अंतरिक्ष में, स्पेस में फंस गई है। कहां पर है वो? इसी वायुमंडल में है। तो यहां पर अभी अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बता देता हूं। ये जो है ना तापमंडल है, तो यहां पर है ना जो ISS, ये क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। यहां पर है ना जो एक प्रकार से रहने की और वहां पर है ना जो रिसर्च करने का एक प्रकार से प्लेटफॉर्म बना रखा है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ऐसे यहां से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता रहता है, ये ऐसे घूमता रहता है। और इसको ऊर्जा कौन देता है? सूर्य देता है, क्योंकि उस पर है ना जो प्लेटें लगा रखी हैं, सौर प्लेटें जो होती है ना, वो लगा रखी हैं, जिससे वो चार्ज होता रहता है और घूमता रहता है। ये कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से 1998 या 2000 के आसपास इसको 15 देशों ने मिलकर स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि इसकी बढ़िया तरीके से खोज कर सके और रिसर्च इस पर चल रही है। तो इसको तो मैं अभी तक मिटा देता हूं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी ताकि आपको थोड़ा पता चले कि क्या चल रहा है वर्तमान में। अभी अपन है ना जो 5 परतों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो परत है, ये वाली जो परत है, ये क्या है? सौरमंडल। यहां पर मैं 1 नंबर लगा देता हूं, यहां पर जगह नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी परत है? सौरमंडल। सौरमंडल, ठीक है। अब ये सौरमंडल है ना, हम जो खड़े हैं ऊपर, हमें जो वायुमंडल दिखाई दे रहा है, नीला नीला आकाश, वो सौरमंडल है। इसके ऊपर ये बाकी की परतें आ जाती हैं। सौरमंडल जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्योंकि जो कंपटीशन है ना उसमें इंग्लिश में पूछे, ये है ना हिंदी में नाम देता ही नहीं है, इंग्लिश में देने लगा है। तो उसी प्रकार अपन को चलना है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर, इसको ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। हिंदी में थोड़ा लिख देता हूं इसको, ट्रोपोस्फेयर। ये इसका इंग्लिश नाम, या यदि आपको याद नहीं होता है अभी के लिए तो छोड़ देना, अन्यथा आप कंपटीशन में जाओगे तो इंग्लिश का भी पूछना जाने लगा है, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा का पूरा सौरमंडल मैंने बड़े तरीके से बता दिया आपको। अब इसके ये जो वाला भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये किसकी छत है? इसकी छत है, यानी सौरमंडल की छत है, इसीलिए इसे सौर सीमा कहा जाता है। यहां पर लिखना चाहूंगा, इसकी जो छत है उसको क्या बोलते हैं? सौर सीमा। सौर सीमा, सौर सीमा इसको बोलते हैं। इंग्लिश में यदि आप बोलना चाहो तो ये ऐसा कैसे यहां पर उतार दो, ट्रोपोपोज, ट्रोपोजो कहा जाता है, ठीक है। बस आपको तो यही ध्यान में रखना है, और सीमा जब लगाओ तो ये, ठीक है, ये ध्यान में रख लोगे तो मंडल इसकी इंग्लिश क्या है? स्फीयर। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब अभी तो है ना जो अपन इसके नाम ही ध्यान रख रहे हैं, तो फिर ऊंचाई सब अपन डिटेल में कर लेंगे। ये इसको सीमा, सौर सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समताप मंडल और सौर मंडल को अलग कर रही है। इसके ऊपर है ना जो इसकी अलग विशेषता शुरू हो जाती है। इसके बाद में जो 2 नंबर वाला है ना, ये क्या है? ये कौन सी परत है? तो अभी अभी हमने बात की समताप मंडल, इसका नाम है समताप मंडल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटो। स्ट्रेटो, थोड़ा स्पेस देकर भी लिख सकते हो, ताकि बोलोगे नहीं इसको, ऐसे कैसे उतार दो, स्पेयर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटो स्पेयर। इसको थोड़ा मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको, स्ट्रेटो स्पेयर, ठीक है।
अब यहां पर आप आगे बढ़ोगे तो ये किसकी छत है, ये इसी की छत है, यानी समताप मंडल की। तो इसकी छत जो होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, समताप पोज, क्योंकि सीमा के लिए क्या आता है, पोज इंग्लिश, ये आ जाएगा समताप पोज। यहां तक ये इसकी छत क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट आगे जाते ही अलग विशेषता शुरू हो जाती है और अलग परत शुरू हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो तीसरी परत हमारी आती है ये वाली आती है, इसको 3 नंबर में नाम दे देता हूं, मध्यमंडल। मध्यमंडल जिसे मैं से ध्यान में रख लेना, मैसो स्पेयर, ठीक है। ये कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बार बार आता रहता है। आप जैसे लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है और उसकी डेट नवंबर में उसके एग्ज़ाम लगेगी, तो अभी आपके पास में है ना 10 या 11 महीने बचे हुए हैं। यदि आपके पास में 12th में ज्योग्राफी है ना, तो आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ज्योग्राफी आती है और डिटेल से आप यूट्यूब के माध्यम से पता कर लेना। तो ये वैकेंसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हिंदी में लिखोगे तो मैसो स्पेयर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी जो छत होगी ना, लास्ट सीमा, इसका नाम होगा मैसोपोज, पोजो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसकी छत है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके जस्ट चौथी जो परत आएगी, ये चौथी परत कौन सी है, इसको बोलते हैं ताप मंडल। चौथी जो परत होगी उसको बोलते हैं ताप मंडल। थर्मो स्पेयर, ठीक है, इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं। इसकी जो लास्ट छत होगी, और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो चौथी परत है इसको 2 भागों में बांटा गया है, उसकी भी अपन बात करेंगे अभी। इसकी जो लास्ट सीमा है वो कौन सी है, ताप पोजो, ठीक है। अब इसके अंदर है ना जो 2 परत आ जाती हैं, और इसमें ही वो मैंने अभी बताया था ना सुनीता विलियम, वो इसी में ही है। इसके अंदर से ये 2 परतें क्यों बांटी गई, क्योंकि इस परत में 2 अलग अलग विशेषताएं हैं, इसीलिए इसके 2 भाग कर दिए इन्होंने। थोड़ा सा मैं इसको इससे कर लेता हूँ थोड़ा। ये क्या है, इस परत को बोलते हैं, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, इस परत को आयन मंडल। एक परत है आयन मंडल, और जो दूसरी परत है उसे चुंबकीय मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो 2 परतें अलग अलग विशेषता रखती हैं, इसीलिए इनको तापमंडल को 2 परतों में बांट दिया। अब इसका जो ये भाग है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो यहां पे लिख दिया ना तापोज, ठीक है। इसके बाद में ये पांचवी परत है, इसको क्या बोलेंगे, ये लास्ट परत है। यहां पर लिख देता हूं मैं 5वीं परत, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल या इसको बाह्य मंडल भी बोलते हैं। एक्सोस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सोस्फीयर बोला जाता है। यानी टोटल 5 परतों के हमने बढ़िया तरीके से देख लिया है।
अब आप है ना जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए, इन पांचों की पांचों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन है ना जो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं कि कौन सी परत की कितनी ऊंचाई है। तो यहां पर अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं, हर परत की ऊंचाई कितनी है। अब यहां पर बात करोगे तो इसकी निश्चित ऊंचाई नहीं है, ठीक है, बस अपन अनुमान के आधार पर, लेकिन इतनी ऊंचाई तो नॉर्मल होती है, औसत ऊंचाई, यानी धरातल से लेकर इसकी ऊंचाई 8 या 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। इस तापमंडल की ऊंचाई आप देखोगे इसकी 50 किलोमीटर, यानी धरातल से 50 किलोमीटर, धरातल से 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। मध्यमंडल की आप बात करोगे तो 85 किलोमीटर, यानी धरातल से लेकर जो मध्यमंडल है वो 85 किलोमीटर लगभग ऊंचा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद में तापमंडल जो है उसमें दो चीजें हैं, यानी ये 700 किलोमीटर तक इसका, यानी ऊंचाई जो है ना औसत ऊंचाई वो 700 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई। अब इसमें हमने दो परतें बांटी थी, आपको पता है। तो ये जो बीच वाली परत है ना, यानी ये जो परत कौन सी हमने बांटी थी, यहां पर बांटी थी ना आयन, तो ये परत है ना इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर। यानी आयन मंडल की ऊंचाई आप देखोगे तो धरातल से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। चुंबकीय मंडल की ऊंचाई आप देखोगे तो धरातल से 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो लास्ट वाली जो परत है इसकी ऊंचाई 250 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर तक आप मान सकते हो। इसके बाद में इसकी ऊंचाई है ना जो, यानी यहां तक अपन ने है ना जो खोज लिया, वैज्ञानिकों ने यहां तक खोज लिया। अब अपन ने ऊंचाई तक, अपन ने जो ऊंचाई है ना इसकी वो बढ़िया तरीके से बात कर ली। अब इसकी जो टेम्परेचर है वो अपन देख लेते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है हर परत का, क्योंकि सभी की विशेषताएं अलग अलग है। अब यहां पर आप देखोगे तो ये जो वाली परत है सौभ मंडल, सौभ मंडल जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर जाओगे, इसको मैं भी मिटा देता हूं, ठीक है। इस परत की अपन बात करें तो जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं धरातल से तो तापमान में गिरावट आती है, ठीक है। पहली जो परत है सौभ मंडल, इसके तापमान की बात करोगे आप तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। तो मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं तापमान के लिए कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे तापमान घटेगा, और ये तापमान इस लेयर तक ही घटेगा, इसके बाद में तापमान बढ़ेगा। जो समताप मंडल है यहां से यहां तक आप जाओगे तो इसमें तापमान बढ़ेगा, इसलिए मैंने प्लस लगाया है। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर जाओगे मध्यमंडल, इसमें तापमान घटेगा, ठीक है, यहां तक घटेगा। इसके बाद में यहां से लेकर आप यहां तक जाओगे तो तापमान प्लस होगा, यानी बढ़ेगा, और फिर बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूर्य सामने है तो इसके बाद से निरंतर तापमान है ना जो बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि मध्य मंडल में बताओ तापमान बढ़ेगा या घटेगा, तो मध्य मंडल ये है तो आप बता दोगे कि ऊंचाई पर तापमान है ना जो घटता है यहाँ पर। यदि आपको समताप मंडल का पूछे कंपटीशन में तो आप बता दोगे कि बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप देखोगे इस सौभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है।
गिरावट आती है। तो 1 किलोमीटर पे कितनी आएगी? 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। और इस लेयर तक आते आते कितना तापमान गिर जाता है इसका? -50 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। अब आप देख सकते हो कि भारत का सबसे ठंडा जो स्थान है वो क्या है? द्रास। और उसका औसत तापमान आप देखो तो -20 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ये तो -50 डिग्री सेल्सियस है। कितना तापमान गिरा। यहां तो बर्फ ही जमी रहती है। यहां पर जो बादल बनते हैं ना, वो बर्फीले बादल बनते हैं। और कभी कभी आप देखते हो ना कि वर्षा होती है तो ओले भी आ जाते हैं। ओले कहां से आते हैं? ये यहां से ही आते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में इस परत में हमने अभी देखा कि तापमान बढ़ेगा तो कितना हो जाता है तापमान? -5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। यानी 50 किलोमीटर तक जाते जाते तापमान बढ़ता है, यानी -5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसके बाद में यहां पर हमने देखा कि तापमान है ना जो माइनस में चला जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। तो कितना घटता है? यहां पर -85 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और यहां पर आप देखोगे कि प्लस होता है। यहां पर प्लस है ना, प्लस होता ही होता चला जाएगा। तो ये हमने तापमान की बात कर ली और हमने देखा कि हर परत में तापमान किसी परत में गिर रहा है, किसी परत में बढ़ रहा है। तो यहां पर लगातार घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। ये तो हमने तापमान की बात कर ली, परतों की बात कर ली।